Hello everyone. So this is the next part of breathing and exchange of gases from NCERT Nichol book by Neet Kakaji. So let's start with the topic gaseous exchange. Gaseous exchange occurs between first alveoli and blood and second between blood and tissues. तो ये एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया गया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का. ये एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर से सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वेलाई बेस्ड ऑन प्रेशर डिफरेंस. सो मान लो यहाँ से इंस्पायरेशन हुआ और एल्वेलाई में एयर आ गया, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे एल्वेलाई में. तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन का दो जगह डिफ्यूजन होगा. ये हमारा एल्वेलाई है, तो फर्स्ट एल्वेलाई से वो ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में जाएगा. ये फर्स्ट पार्ट. सो एक्सचेंज यहाँ दो पार्ट्स में होता है, इसको याद रखना. इस बुक का यही खासियत है क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी सारा कंटेंट डिफ्यूज है यहाँ पे वो समराइज फॉर्मेट में दिया गया है. यहाँ तुमको साफ दिख रहा है कि गैस एक्सचेंज दो पॉइंट पे होता है, बट जबकि तुम एनसीईआरटी अगर पढ़ने जाओ तो वहाँ पे ऐसा क्लियर तुमको पॉइंट वाइज नहीं दिया गया होगा. सो दिस इज़ द हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर नीट. अगर तुमको बहुत जल्दी रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है किसी भी चैप्टर का, तो तुमको ये बुक खरीदना ही चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड. सबसे पहले यहाँ पे वो गैसेस का डिफ्यूजन हुआ, एल्वेलाई से वो ऑक्सीजन ब्लड में आ गया. अब ब्लड में इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा. सेकेंड पार्ट डिफ्यूजन का क्या है कि जब वो ऑक्सीजन टिश्यूज़ के पास में आएगा तो वो मेन ऑक्सीजन का डिमांड कहाँ पे था. जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी. तो फूड कहाँ पे है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट वहीं पे होगा, तो फूड ऑब्वियसली बात है हमारे सेल में होगा, तो बॉडी टिश्यूज़ में होगा, सेल्स में होगा. तो इस ऑक्सीजन को अल्टीमेटली यहाँ पे टिश्यूज़ में हमें चाहिए. तो सबसे पहले तो वो एटमॉस्फेयर से आया, पहला एक्सचेंज यहाँ पे हुआ बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड स्ट्रीम. अब सेकेंड वो ब्लड कैरी करते हुए आएगा और ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा. नेक्स्ट, एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज. ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है. दैट व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज. सो आंसर इज एल्वेलाई. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन. इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. सोचो, रेस्पिरेशन कितना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, इससे कोई भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल और डेथ डिसाइड होता है, पर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एक सिंपल से डिफ्यूजन पे बेस्ड है. कितना ही शॉकिंग बात है ना. दैट ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन. इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट, जो सिंपल डिफ्यूजन है ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एनसीईआरटी में भी दिया गया है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सो प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, द पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ गैस मिक्सचर ऑफ O2 एंड CO2 दैट इज PO2 एंड PCO2 आर गिवन बिलो. सो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मान लो एक सर्टेन कंटेनर में बहुत सारे गैसेस हैं. अब गैसेस प्रेशर लगाते हैं तो उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक गैस का कितना प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. सो पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन ये है, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ गैस मिक्सचर. सो बहुत सारे गैस के मिक्सचर में किसी एक गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 दैट इज PO2 एंड PCO2 आर गिवन बिलो. अब ये जो प्रेशर वाला टेबल है ये तुमको याद होना ही चाहिए, इसी से तुम्हारा सारा क्वेश्चन आएगा. क्योंकि अगर तुमको ये याद नहीं होगा तो तुम कभी भी इस डिफ्यूज़न वाले क्वेश्चन को कभी भी सही नहीं कर पाओगे. इसलिए तुम जैसे भी हो पर इसको याद रखो. दैट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg और वहीं पे CO2 का होता है 0.3 mmHg. देन एल्वेलाई, एल्वेलाई में होता है ऑक्सीजन का 104 mmHg और यहाँ पे 40 mmHg. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mmHg एंड 45 mmHg. ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 mmHg, 40 mmHg एंड टिश्यूज़ 40-45. तो ये तुमको याद होना ही चाहिए. PO2 इन एल्वेलाई, एल्वेलाई में PO2 कितना है 104 mmHg इज मोर देन दैट इन ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज में 40 ही है और एल्वेलाई में ज़्यादा है. सो सिंपली से बात है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन लो प्रेशर में होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी. सिमिलरली PCO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 का अमाउंट कितना है 45 mmHg इज हायर देन दैट इन एल्वेलाई और एल्वेलाई में मात्र 40 mmHg है. सो CO2 का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम टिश्यूज़ टू एल्वेलाई. तो ये सारा बात प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है. ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में ज़्यादा है तो वो एल्वेलाई से ब्लड टिश्यूज़ की तरफ में आएगा, और वहीं CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड टिश्यूज़ में ज़्यादा है तो वो टिश्यूज़ से निकल के एल्वेलाई में जाएगा. नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2. So the amount of CO2 that can get diffused through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is higher than O2. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, CO2 का जो भी ब्लड में सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में 20 to 25 टाइम्स हायर है. इस कारण से जितना अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज़ करता है पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर वो हमेशा ऑक्सीजन के अमाउंट से ज़्यादा ही होता है. नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. फर्स्ट, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, ये रहा हमारा एल्वेलाई का स्क्वैमस एपिथेलियम, ये वाला. नेक्स्ट, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, ये एल्वेलर कैपिलरीज है इसका एंडोथेलियम. एंड थर्ड, द बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम.
सो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तुम्हारे नीट के लिए कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कितने लेयर्स होते हैं और उसका थिकनेस कितना होता है। सो उसमें 3 लेयर्स होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम। और इन सबको, ये तीनों लेयर को मिलाने के बाद भी इसका टोटल थिकनेस 1 माइक्रोमीटर से लेस होता है। इट इज़ अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर। सोचो इतना सारा 3 लेयर मिल गया फिर भी इसका थिकनेस सिर्फ आधा माइक्रोमीटर ही है। इसके कारण इट इनेबल्स इजी गैस एक्सचेंज। किसी भी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का ये कंडीशन ही होता है कि उसको बहुत ही थिन होना चाहिए, जो कि ये है, इसलिए यहाँ पे ईजिली गैस का एक्सचेंज हो जाता है। एंड द लास्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। सो प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, इट इंक्रीज द गैस एक्सचेंज। एल्वियोलाई जो होते हैं हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ओरिजिन करते हैं। ये छोटे छोटे एयर सैक बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जिसके कारण ये बलून शेप स्ट्रक्चर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिसके कारण गैस का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। सो अगेन समराइज करते हुए मैं तुम्हें बता दूं कि गैस एक्सचेंज में 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट इज प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकंड इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थर्ड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड फोर्थ सरफेस एरिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये वाला टेबल तुमको याद होना ही चाहिए और ये एक डायग्राम है। अगर तुमको ये टेबल याद है तो ये तुमको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ये हमारा दिखा रहा है एल्वियोलाई, यहाँ पे O2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर इस टेबल के अकॉर्डिंग। फिर ये हमारा है पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन एक ऐसा एक्सेप्शनल वेन होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी आर्टरी एक ओनली एक्सेप्शनल आर्टरी ऐसा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये भी बात तुमको ध्यान में रहना चाहिए। ये हमारा सिस्टमिक आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। देन यहाँ पे बॉडी टिश्यूज, फिर ये सिस्टमिक वेन्स। अगेन प्रेशर बता दें, यहाँ पे ऑक्सीजन का 104 mmHg, CO2 40 mmHg। फिर यहाँ सिस्टमिक आर्टरी 95 mmHg ऑक्सीजन, 40 mmHg CO2। फिर यहाँ पे 40 mmHg ऑक्सीजन एंड 45 mmHg CO2, यहाँ पे भी वही है। और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण इस पूरे रेस्पिरेशन का प्रोसेस बाय डिफ्यूजन ऑपरेट होता है। और ये डायग्राम तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। ये हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का तीनों लेयर्स को दिखा रहा है, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज और ये येलो वाला बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम। गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, O2 ट्रांसपोर्ट एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। So it is the transport of respiratory gases O2 and CO2 from the alveoli to the systemic tissues and vice versa। मतलब कि जो भी हमारा गैसियस है रेस्पिरेशन का, जैसे कि O2 और CO2, उसका कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सारे मैकेनिज्म को हम अभी देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट इज O2 ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द वेरियस टिश्यूज़। ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेरिक एयर से आ रहा है, वो सबसे पहले लंग्स में जाएगा, उसके बाद वो वेरियस टिश्यूज़ में जाएगा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे पढ़ना है। इन अ फिजिकल सॉल्यूशन दैट इज़ ब्लड प्लाज्मा। सो कुछ ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में जाकर डिजॉल्व हो जाता है और इस तरह से अबाउट 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा अबाउट 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी इज एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अबाउट 97% of oxygen is transported by RBCs. O2 bind with hemoglobin, red colored iron containing pigment present in the RBCs to form oxyhemoglobin. This is called oxygenation. Hemoglobin has 4 heme units, so each hemoglobin molecule can carry 4 oxygen molecules. Binding of O2 depends upon PO2, PCO2, H+ ion concentration, that is pH, and temperature. सो इस बड़े से पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मेनली हीमोग्लोबिन में होता है। हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं आरबीसी। अब तुमको पता होगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसका न्यूक्लियस नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आरबीसी को अपने अंदर स्पेस चाहिए हीमोग्लोबिन को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो जो भी आरबीसीज होते हैं उसके अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फिल्ड होते हैं। अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम यूनिट्स होते हैं। इसका मतलब कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने आप से बाइंड कर सकता है। इस बात को समझने के लिए एक रफ सा डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये तुमको ये कंसेप्ट समझाने के लिए है। मान लो ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है ये आरबीसी है। आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता क्योंकि इसके अंदर का सारा स्पेस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के लिए होता है। ये जो सारा छोटा छोटा ये 6 मैंने ड्रॉपलेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखा है, इसको मान लो ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं। ये आरबीसी है। आरबीसी के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फिल्ड होते हैं। अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ये जो यूनिट्स दिख रही है, 4 मान लो हीम यूनिट्स हैं। एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम यूनिट्स होते हैं। मतलब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने आप से बाइंड कर सकता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो वही यहाँ पे दिया गया है इस पैराग्राफ में कि हमारे आरबीसी के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 हीम यूनिट्स होते हैं, जिसके कारण वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने आप से बाइंड कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज व्हाट इज PO2, दैट इज व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट PCO2, नेक्स्ट H+ आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है। सो ये एक इक्वेशन दिया गया है HB4, मतलब
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में 2 बड़े सब यूनिट होते हैं, 2 छोटे सब यूनिट होते हैं। सो उन सबको मिला के एक हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होते हैं, इसलिए इसको Hb4 लिखा है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि 4 ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन आयंस या मॉलिक्यूल्स, तो याद रखना ये मॉलिक्यूल्स है। O2 अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, वैसे 4 मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है एक हीमोग्लोबिन। सो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड किया और Hb4O8, मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो सिर्फ एक ही फैक्टर हाई होना चाहिए, विच इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। उसके अलावा सारे फैक्टर्स लो होने चाहिए, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, pH, सब कुछ लो होना चाहिए। सिमिलरली अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करना है तो PO2 हमारा लो होना चाहिए, इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स हाई होने चाहिए। In the alveoli, high PO2, low PCO2, less H+ ion concentration and lower temperature exist. These factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin. ओके, सो हमारा जो एल्वुलाई है वहाँ पे सिर्फ PO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है, इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स लो है, जैसे कि CO2 कंसनट्रेशन, H+ आयन कंसनट्रेशन, टेम्परेचर। ये इन सारे फैक्टर्स के कारण लंग्स में हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। In tissues, low PO2, high PCO2 and high H+ ion and high temperature exist, so oxyhemoglobin dissociate to release oxygen. अब जो कंडीशन हमारा एल्वुलाई में था, जैसे कि हाई ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और बाकी सारे फैक्टर्स लो, उसका ठीक अपोजिट कंडीशन हमारा टिश्यूज़ में हो जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही लो हो जाता है और बाकी सारे फैक्टर्स हाई हो जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissues under normal physiological conditions. अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, ये अभी लेटेस्ट में नीट 2023 में भी आया था, that about 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to the tissues and 4 ml of CO2 under normal physiological conditions. Okay, so next is oxyhemoglobin dissociation curve. सो ये एक सिग्मॉइड सेव कर्व है जो कि दिखा रहा है कैसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व का डिसोसिएशन होता है। सो इट इज़ अ सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। दैट इज़ ये हमारा वाई एक्सिस में दिखा रहा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और ये हमारा दिखा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इधर कितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और उस हिसाब से कैसे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, मतलब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर रहा है या फिर डिसोसिएट कर रहा है, वो सारा ये ग्राफ दिखा रहा है। अगेन इट इज़ अ सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2। It is used to study the effect of factors like PCO2, H+ ion concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin. So ये जो कर्व है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये हमें मदद करता है ये जानने में कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर, टेम्परेचर, कंसनट्रेशन, ये सारे फैक्टर्स का क्या रोल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन और उसका डिसोसिएशन में। सो ये था हमारा सिग्मॉइड कर्व। नेक्स्ट, CO2 ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग्स। अब जो हमारा ऑक्सीजन था उसका ट्रांसपोर्टेशन लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ हुआ था, पर जो CO2 है उसका ट्रांसपोर्टेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज टिश्यूज़ टू लंग्स। इन टिश्यूज़ PCO2 इज़ हाई एंड PO2 इज़ लो, ये तो हमें पता है। इन लंग्स PCO2 इज़ लो एंड PO2 इज़ हाई। सो जो टिश्यूज़ है वहाँ पे हमारा PCO2 हाई होता है और लंग्स में हमारा PCO2 लो होता है, और ऑक्सीजन में अपोजिट केस है कि ऑक्सीजन हमारा लंग्स में हाई होता है और टिश्यूज़ में कम होता है। दिस फेवर्स द CO2 ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम टिश्यूज़ टू द लंग्स। अब इस प्रेशर डिफरेंस के, इस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था, दैट इज फर्स्ट इज एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, उस तरह से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 3 तरह से होता है। फर्स्ट इज इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ऑक्सीजन में 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एज अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा होता था, तो उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में इन टिश्यूज 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड कैरिड टू लंग्स। सो प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व हो जाता है और वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, और इस तरह से अबाउट 7% ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट इज एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है उस तरह से कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी बनता है, और इस तरह से अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन टिश्यूज 20 to 25% of CO2 binds to hemoglobin to form carbaminohemoglobin. In alveoli, CO2 dissociate forming carbaminohemoglobin. मतलब कि 20 to 25% जो CO2 होते हैं वो जाके
हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाते हैं। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है। जब वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो उस फॉर्म में 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब वो CO2 से बाइंड करेगा तो 20 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एल्व्यूलाई में आके डिसोशिएट कर जाता है और CO2 को रिलीज कर देता है। एंड द लास्ट इज एज बाइकार्बोनेट। इस फॉर्म में मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अबाउट 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड। RBC and plasma contain an enzyme carbonic anhydrase. It facilitates the following reaction. मतलब एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो 2 डायरेक्शन में इस रिएक्शन को फैसिलिटेट कर सकता है। जब वो टिश्यू के साइड पे है तो टिश्यू में बहुत सारा CO2 होता है, तो CO2 + H2O इस एंजाइम के प्रेजेंस में जाके H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब ये कार्बोनिक एसिड जाके ट्रांसपोर्ट होगा और लंग्स में पहुंचेगा। अब लंग्स में फिर से वो एंजाइम जाके कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसको ब्रेक डाउन करेगा, दैट इज H+ एंड HCO3-, और फिर ये HCO3- दैट इज कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन से CO2 रिलीज हो जाएगा और वो बाहर चला जाएगा। सो इन एल्व्यूलाई द अबव रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये रिएक्शन हमारा एल्व्यूलाई में होगा जहाँ CO2 अगेन रिलीज हो जाएगा, और ये रिएक्शन हमारा टिश्यू सरफेस में होगा। टिश्यू सरफेस में कार्बोनिक एसिड H2CO3 का फॉर्मेशन हुआ और वो डिसोशिएट किया जाके एल्व्यूलाई में, और CO2 को अगेन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। इन एल्व्यूलाई द अबव रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2O. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver about 4 ml of CO2 to the alveoli. अब मे भी तुम लोग को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, इसलिए इसको एक क्विक रिवीजन में समराइज करते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन 2 तरह से होता है। 97% is oxyhemoglobin by RBCs and 3% is in dissolved state through plasma. Okay, and about CO2, about 20 to 25% as carbaminohemoglobin, similarly as oxyhemoglobin by RBCs, 70% as bicarbonate, जो कि ये रिएक्शन मैंने बताया कि जो टिश्यू साइट है वहाँ पे CO2 + H2 मिलकर कार्बोनिक एसिड बनेगा, और वो कार्बोनिक एसिड उसी एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में आके ब्रेक हो जाएगा लंग्स में और CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। तो ये हो गया 70% एज बाइकार्बोनेट एंड 7% इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। जैसे यहाँ पे 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, उस तरह से यहाँ पे 7% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। सो ये था हमारा गैसेस ट्रांसपोर्टेशन का। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ आखिरी के टॉपिक्स, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।